अच्छा जी, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द टोक्स। ठीक है, कितने टोक स्टेशन होते हैं, किस तरह से होता है। ठीक है, हमारा इस दफ़ा ये हुआ कि उन्होंने टोक्स के लिए हमें बुलाया। ठीक है, 7 अक्टूबर हमारे, सॉरी 7 दिसंबर हमारी डेट थी टोक्स की, और 8:30 बजे सुबह उन्होंने हमें बुलाया हुआ था CPSC में। ठीक है, और इसमें जब हम गए तो 32 कैंडिडेट्स थे। ठीक है, और 15 टोक स्टेशंस थे। ठीक है, और CPSP कराची में इस तरह से होता है। आई हैव नेवर गिवन टोक्स इन इस्लामाबाद, उसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन CPSP कराची में इस तरह से होता है कि उन्होंने प्रॉपर एक टोक्स के लिए हॉल बनाया हुआ है। ठीक है, और हॉल में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जो है ना वो होते हैं, जिसमें हर एक एग्जामिनर बैठा हुआ होता है। साथ उसके ना एक मॉक पेशेंट होता है टोक्स में। वो मॉक पेशेंट रखते हैं जो वहीं के मुलाजमीन होते हैं CPSP के, जो माली है, गार्ड है, और ये इस तरह के लोग होते हैं, आया है। तो वो बैठे होते हैं आपके सामने। ठीक है, एग्जामिनर के सामने एक टेबल होता है, और टेबल के ऊपर जो है वो क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, सिनेरियो लिखा हुआ होता है। आप जाते हैं और जो जाके उसमें बैठते हैं, अपना दिखाते हैं रोल नंबर, और फिर उसके बाद आपको एग्जामिनर कहता है कि क्वेश्चन पढ़े, और क्वेश्चन जो है वो फिर जो आपका टास्क है वो परफॉर्म करें। ठीक है, अगर तो वो एग्जामिनेशन का स्टेशन हो, ठीक है, तो हो सकता है साथ काउच भी पड़ा हो तो आपको उसमें बिठाना भी है। बाज़ का तो एग्जामिनेशन की जो है वो उन्होंने चीज़ें भी रखी हुई होती हैं वहाँ पर। तो लेकिन डोंट रिलाई ऑन दैट। ठीक है, अपनी किट लेकर जाएं साथ, और आपके पास जो है ना वो टाइम होता है उसको करने का। ठीक है, तो 15 स्टेशन होते हैं, बीच में कोई भी रेस्ट स्टेशन नहीं होता। ठीक है, और 32 कैंडिडेट्स थे, तो वो मेरे ख्याल से 16-16 करके या 15-15 करके वो किसी तरह, आई डोंट नो किस तरह उन्होंने मैनेज किया, लेकिन 2 सेक्शंस में उन्होंने किया। ठीक है, और हर एक स्टेशन पे देवर सिंह के 6 मिनट है। ठीक है, लेकिन लेट मी टेल यू कि टाइम की ना कोई और ही डायमेंशन चल रही होती है वहाँ पर। जब आपको नहीं आ रहा तो वो स्टेशन गुजर ही नहीं रहा होता। ठीक है, आप ऑकवर्ड हो रहे हैं बैठे हुए, और जब आपको आ रहा है, या ज़्यादातर स्टेशन पे होता है कि आपको 6 मिनट ऐसे फील होता है जैसे 3 मिनट थे या 2 मिनट थे। तो इस तरह से होता है। हर 6 मिनट बाद जब से बेल बजती है, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेशन। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर आप करते 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 विदाउट एनी रेस्ट स्टेशन इन बिटवीन आप 15 स्टेशन पूरे करते हैं। ठीक है, और लिटरली आपकी इट इज़ एज टायरिंग एज इट साउंड्स। ठीक है, आपकी काफ़ी बात हो जाती है एंड में, तो आप बस ऐसे होता है कि ये ख़त्म हो, बस मेरी जान छूटे। ठीक है, इतना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। मतलब है वो टॉक्स पूरे करना, इंसान बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है इसके एंड पे। तो अगर आप फर्स्ट उसमें जाएं तो ऑब्वियसली आपकी एंग्जाइटी का थोड़ा लेवल और होता है। सेकंड तक आप मतलब है कि बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर फर्स्ट और सेकंड जो बैचेस होते हैं उनका वो रब्ता नहीं होने देते आपस में, मोबाइल वगैरह उन्होंने रख लिए होते हैं अपने पास। तो उधर ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो खैर ये जो है जनरली टोक्स में दिस इज़ व्हाट हैपेंस। ठीक है, अच्छा अब टोक्स की प्रेप कैसे करनी है आपने। ठीक है, एक तो चीज़ ये होती है टोक्स में कि जो है ना 15 सेक्शंस हैं, 15 मतलब है टोक्स हैं, उन सब के टॉपिक्स हैं। ठीक है, इस पे जो है हम कोशिश करें कि इस ग्रुप के अंदर कि हम ना टोक्स के हर एक स्टेशन का ना हम प्रिपेयर कर लें। ठीक है, वही सवाल होते हैं जो मोड़ तोड़ के आते हैं। ठीक है, तो जो है ना सिनेरियोज दिए हुए होते हैं उन्हीं सवालात के बेसिस पे। ठीक है, अच्छा फर्स्ट स्टेशन जो है वो आपका होता है, लिखा होता है स्टेशन 1 जो है वो आपका जनरल फिजिकल एग्जाम, मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन का होगा। स्टेशन 2 न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का होगा। ठीक है, एंड लेट मी ब्रिंग माई डायरी फर्स्ट। ऑलराइट, आई हैव माई डायरी नाउ। तो पहला स्टेशन मैंने फिजिकल एग्जाम का बताया, दूसरा न्यूरोलॉजी एग्जाम का बताया। ठीक है, सो फिजिकल एग्जामिनेशन में तो ऑब्वियसली आपकी वो सारी फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें ओपियोइड विड्रॉल, इंटॉक्सिकेशन, ओपियोइड डिपेंडेंस की फिजिकल एग्जामिनेशन करें। वो आपको एक सिनेरियो दिया हुआ होगा और उसके हिसाब से आपने फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंस यूज़ का पेशेंट है और वो कहेंगे इसकी रेलिवेंट फिजिकल एग्जामिनेशन करें। अब आप ये सोचेंगे बैठ के कि ये पेशेंट जो है ये इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स हो सकती हैं, और उस हिसाब से आपने फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक आपके पास सिनेरियो आ गया कि ये पेशेंट एंटीसाइकोटिक्स पे इतने अरसे से, सो आपने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। अब आप सोचेंगे क्या क्या एग्जामिनेशन है, आपने उसके EPS वगैरह चेक करना होगा। ठीक है, टारगेट डिस्काइनेसिया वगैरह रूल आउट करना होगा। फिर आपने उसका क्या नाम है वेस्ट सर्कमफ्रेंस, BMI, और ये चीज़ें आप करेंगे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको मिल सकता है।
तो आपने रेलेवेंट एग्जामिनेशंस का करना है। बात का कमांड ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, जैसे थायराइड का सिनेरियो दिया हुआ होगा तो थायराइड का आपने एग्जामिनेशन करना होगा, उससे रिलेटेड जितने भी थायराइड का भी, और उससे रिलेटेड जो सिम्टोमेटोलॉजी है उसका भी। इसी तरह अनीमिया है, ठीक है, उसका एग्जामिनेशन, या कोई पेशेंट जो सा क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का है तो विल्सन तो खैर न्यूरोलॉजी में आएगा, तो उसका है तो आपने उसका एग्जामिनेशन करना है। जो न्यूरोलॉजी का स्टेशन है, अच्छा इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जो फिज़िकल एग्जामिनेशन है यह बहुत हमारा वीक होता है, ठीक है, लेकिन ये उतना ही एग्जामिनेशन से अच्छा हो जाता है, ठीक है। आपके अंदर ना एक क्विक थिंकिंग होनी चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ भी आ जाए जो आपको ना आती हो, ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल हमें आ गया था कि ये पेशेंट आइस लेता है और इसका रेलेवेंट फिजिकल एग्जामिनेशन करें, तो वहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये मैंने प्रिपेयर तो नहीं किया हुआ, मैंने ओपीआई प्रिपेयर किया हुआ था, मैंने अल्कोहल प्रिपेयर किया हुआ था, लेकिन मैंने आइस के लिहाज से नहीं सोचा था कि आइस में क्या फिजिकल एग्जामिनेशन होगी। तो वहाँ मुझे बैठ के सोचना पड़ गया कि आइस में क्या क्या देखूँ। तो मुझे फील याद आया एकदम कि मैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसमें, मतलब पल्स देख लो, बीपी देख लो, ठीक है। फिर उसके अलावा ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि आप इससे कुछ सवालात भी कर लें और इससे एग्जामिनेशन भी कर लें, तो मैंने कुछ कुछ पूछ लिया कि आप और क्या क्या इस्तेमाल तो नहीं करते कुछ। तो मैंने ऑब्वियसली जनरल जो सब्सटेंस यूज़ के होते हैं ना, जैसे नीडल ट्रैक मार्क्स और वो ये चीज़ें भी देख ली। फिर मुझे अब समझना है कि मैं और क्या देखूँ। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अब कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, कार्डियक रिदमियाज हो सकते हैं, कार्डियक फेलियर हो सकता है इन पेशेंट्स में, हार्ट अटैक हो सकता है। तो अब और समझ नहीं आ रही थी और क्या सोचूँ। एग्जामिनर पूछ ही जा रहा है कि और क्या देखेंगे और क्या देखेंगे, तो उसका आंसर ये था कि वो आइस वाले पेशेंट्स का वेट वगैरह भी देखते हैं और बीएमआई भी देखते हैं, क्योंकि ये पेशेंट जो है ना स्टिमुलेंट है ना, तो बहुत जो है वो स्टिमुलेंट्स ले रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका वो डाइट उनकी पुअर होती है, तो भूख नहीं लगती, पूरा एपेटाइट की वजह से जो है वो उनका वेट वगैरह कम होता है। तो वो उन्होंने वेट मशीन रखी हुई थी बट मुझे कहाँ नज़र आनी थी तो ये होता है आपके साथ। तो एग्जामिनेशन की आपकी इतनी प्रैक्टिस हो कि आपको सिनेरियो मिले तो आप वो के जहन में फ़ौरन ही आए कि अच्छा मैंने इसमें करना क्या क्या है, ठीक है। आपको इस चीज़ की टेंशन ना हो कि मैं एग्जामिनेशन भी मुझे करना नहीं आता, या मुझे अपनी किट से निकाल के जल्दी 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 चीज़ें करनी नहीं आती हैं, ठीक है। तो वो आप 3-4 मिनट के हिसाब से प्रैक्टिस करें। आई वुड से कि एग्ज़ाम टोक्स में जो आपकी प्रेप आप करते हो वो 4 मिनट का लगा के करें टाइमर, क्योंकि वहाँ पे टाइम पता नहीं क्या होता है, उठने में बैठने में सिनेरियो पढ़ने में इतना टाइम लग जाता है कि पीछे जो है 3-4 मिनट ही मुझे फील हुआ कि 3-4 मिनट ही एक्चुअल टाइम था हर स्टेशन पे, जैसे मुझे सब कुछ सोचना भी था और करना भी था, यानी एग्जाम से सवाल भी करने थे और उसके जवाब भी, और सारा कुछ एलिसिट करना था मुझे 4-5 मिनट में, 4 मिनट में, 3-4 मिनट में। तो आप जब जो है ना टोक स्टेशन की प्रेपरेशन करते हैं, चाहे वो फिजिकल एग्जामिनेशन का है, चाहे वो किसी असेसमेंट का है, इंफॉर्मेशनल केयर का है, जिस चीज़ का भी है, आप 4 मिनट का टाइमर लगाओ और 4 मिनट में वो टास्क कंप्लीट करो। बेशक आप अकेले करो, बेशक ये प्रैक्टिस, आई नो कि हर केस आप नहीं कर सकते, अगर आप कंबाइंड कर सकते हो वेल एंड गुड। अगर आप कंबाइंड वाले आपके साथ नहीं चल रहे, ठीक है, और जो है वो फॉर सम रीज़न आप नहीं कंबाइंड स्टडी कर पा रहे, तो फिर भी अपने साथ खुद इस तरह से प्रैक्टिस करो, ठीक है, कि फिजिकल एग्जामिनेशन आपने इस तरह से तैयार करना है। फिर न्यूरोलॉजी एग्जाम किस तरह से डिफरेंट होता है कि वो न्यूरोलॉजी की कोई चीज़ होती है, कोई क्रेनियल नर्व होगी, जैसे ट्राइजेमिनल का कोई सिनेरियो दे दिया वो कर दिया। हमें क्या आया था इस दफ़ा, हमें आया था कि ये पेशेंट है जिसको पहले कंप्लेन करता था कि इसको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं, अब इसकी वाकई में लेफ़्ट ईयर में इसको हेयरिंग नहीं है इसकी, और सामने हमारे ट्यूनिंग फोक और पता नहीं वो चीज़ें पड़ी हुई थी। तो अब पहले तो ये समझने में मुश्किल हुई कि ये पूछ क्या करना चाह रहे हैं, फिर मुझे हुआ कि शायद ये 8th क्रेनियल नर्व का कह रहे हैं। तो वो मैंने मुश्किल से शुरू की एग्जामिनेशन समझ के कि अच्छा ये अब हेयरिंग चेक की जाए। फिर मैंने उसका वो टेस्ट किया हेयरिंग का, पहले मतलब है लाउड बोल की गिनती, फिर विस्पर करके, फिर मैंने ट्यूनिंग फोर्क वाला जो सा उसका वो किया, यहाँ से बोन कंडक्शन है, कंडक्शन को कंपेयर किया। फिर मेरे जहन में आया कि कहीं अब क्या करूँ। अब मैंने फिर सोचा कि जो है वो निस्टैगमस चेक करती हुई है वो उसका। फिर जब मैंने निस्टैगमस चेक किया, फिर एग्जामिनर खुश हुआ, उसने कहा कि ये बात थी, और इतनी इतनी डांट पड़ी बच्चों को। तो वो निस्टैगमस उनसे वो चेक किया। उसके बाद जो उनसे जब तक डिस्टाइडो काइनेसिया चेक किया, मेरे जेन में फिर आ गया कि मैं सारी बेलर भी देख लेती हूँ साथ ना, क्योंकि अगर वो बता रहा है कि हेयरिंग नहीं है और दूसरा वो हिस्ट्री में बता रहा था कि टिनाइटिस भी नहीं, हिस्ट्री भी मुझे लेनी पड़ी वहाँ पर।
कि उससे बात करें और इसका एग्जामिनेशन करें। तो मैंने उससे पूछा तो उसने टिनाइटिस का बहुत जिक्र करा था। वो मॉक पेशेंट था, उसको उन्होंने ये बताया हुआ था कि आपने ये बोलना है। उसके अंदर फाइंडिंग्स वाइंडिंग्स कुछ भी नहीं थी, फाइंडिंग्स तो वैसे ही बोल रहा था, लेकिन ये है कि आपने अपना प्रोटोकॉल पूरा करना था। तो उसने जो है फिर कहा कि जी टिनाइटिस का बहुत जिक्र कर रहा था, तो मैंने फिर उसके सेरिबेलर एग्जामिनेशन शुरू कर दिया। मैंने डिस्टेटोकोकाइनेसिया किया, तो फिर एग्जामिनर को तसल्ली हुई, और तब तक मेरा टाइम ख़त्म। जब तक मुझे समझ आई कि टास्क हो गया रहा है, तब तक टाइम ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने जो है एग्जामिनर को बोल दिया जाते जाते कि मैंने सर इसमें रिफ्लेक्सेस और गेट भी चेक करनी थी। तो उस पर शायद उसने वो ही बस ओके विद इट, तो उन्होंने मुझे मार्क्स दे दिए होंगे इस चीज़ के। तो लेकिन बहुत से बच्चे इस जगह पे पहुंच ही नहीं पाए, मतलब सब 8th क्रेनियल नर्व तक ही फंसे रहे। किसी को कोई निस्टैगमस डाइकोकाइनेसिया या जो है गेट तक पहुंचे ही नहीं, बहुत कम लोग पहुंचे। तो ये न्यूरोलॉजी का स्टेशन था। ठीक है, तो इसी तरह अब ये देखें, ये किसी भी पास पेपर में नहीं था। ठीक है, और उधर बैठ के आपको सिनेरियो पढ़ के, आपको टास्क समझ के, और फिर उसके लिए कितनी आपको हाजिर दिमागी और होशियारी चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर इमरजेंसी असेसमेंट का एक स्टेशन होता है। इमरजेंसी असेसमेंट जो था वो मेरे जहन से निकल रहा है कि वो क्या है, लेकिन वो बेसिकली जो सा ना इसी तरह होता है कि रॉटने सिंड्रोम, NMS, ठीक है, लिथियम टॉक्सिसिटी, रैपिड ट्रैंकुलाइजेशन, ठीक है, सुसाइडल पेशेंट, आई थिंक, हाँ वो सुसाइडल पेशेंट का ही शायद कोई था सिनेरियो, जिसमें एक पेशेंट थी और उसका उन्होंने पूछा हुआ था कि ये सुसाइड रिस्क है, तो इसका सुसाइड रिस्क असेस करके बताएं ज़रा। ठीक है, उसने अटैम्प्ट की हुई थी, उसमें सिनेरियो दिया हुआ था कि पैरासीटामोल कितनी गोलियां खाई हैं, और इतना कुछ जनसना मतलब है कि आप असेस करेंगे इसका सुसाइडल रिस्क क्या है, और उसके बाद उनसे बताएं कि जो है ना इस पेशेंट का, फिर उसके ऊपर वाइवा उन्होंने लिया मुझसे। ठीक है, तो मैंने उस पेशेंट से बात की। अब जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने दोबारा नहीं पूछी उससे। मैंने ये नहीं कहा कि आप बताएं जी कितनी गोलियां खाएं, जो लिखा हुआ था वो मैंने नहीं पूछा। मैं इस्लाम दुआ की इंट्रोड्यूस किया सारा। मैं अभी बताती हूँ कि अच्छा, बेसिकली ये होता है कि टॉक्स में एक नंबर इस्लाम दुआ का होता है, इंट्रोडक्शन का, ठीक है, कंसेंट लेने का, ठीक है, और एक नंबर जो है वो आपका आखिर में थैंक यू करने का होता है। आप वो कुछ भी ना हो ना, ये 2 नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, तो हाँ, ये तो आपको पक्की प्रैक्टिस करनी है टोक्स की प्रैक्टिस करते हुए कि इस्लाम दुआ से शुरू करना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा जमील है, मैं माहिर नफ्सियात हूँ, यहाँ पर इम्तिहान हो रहा है। इम्तिहान के सिलसिले में मुझे कहा गया है कि मैं आपसे बातचीत करूँ, या वो जो बताया कि या मैं आपका मुआयना करूँ, इसके लिए मुझे आपको हाथ लगाना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप मेरे साथ ताउन करेंगे, शुक्रिया। ये हर एक स्टेशन का, चाहे आपको उन्होंने पेशेंट से बात करने को कहा है, एग्जामिनेशन करने को कहा है, या जो है आपको उन्होंने कहा है कि आपने किसी हेल्थ मिनिस्टर से बात करनी है, या उन्होंने कहा है कि जी आपने किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करनी है, जिससे भी आपने बात करनी है, पेशेंट के अटेंडेंट से बात करनी है, सब में ये आपका इंट्रोडक्शन और ये थैंक यू ज़रूर होगा। इसके एक एक नंबर होता है और ये आपका कट जाता है। ये मुफ्त के नंबर हैं, इसको आपने प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बाकी बॉडी मैंने बता दी कि बॉडी जो है ना, उधर आपने पढ़ के ना सिनेरियो, तो उसको फिर कॉम्प्रीहेंड करके टास्क को उधर आपने टास्क करनी है। और एग्जामिनर से जब आप पूछते हैं ना कि सर ये क्या, तो वो कहते हैं जो लिखा हुआ है वो आप करें, बस जो लिखा हुआ है वो आप करें, वो आपकी ऐसा हेल्प नहीं करते। अगर आप पूछें तो कुछ एग्जामिनर्स जो है ना वो बेचारे समझ जाते हैं कि इसको कुछ समझ नहीं आ रही टास्क की बहुत से लोगों को, तो वो जो है खुद ही सब बताना शुरू होते हैं कि बेटा ये टास्क है, ये करें, आपके पास इतने मिनट है, ये करें, फिर मैं आपसे वाइवा लूँगा। कुछ एग्जामिनर्स ऐसे भी होते हैं बीच में, लेकिन कुछ नहीं बता रहे होते, कुछ कहते हैं कि आपको जो लिखा हुआ है, जो समझ आ रहा है वो करें, इस तरह भी कर रहे होते हैं। तो खैर, इमरजेंसी असेसमेंट में जब उन्होंने मुझसे पूछा कि सुसाइड रिस्क जो है उसको असेस करें, मैंने असेस कर लिया। अब उन्होंने मुझसे फोरेंसिक में उन्होंने कहा कि जी अब आप इसका क्या करेंगी, पेशेंट का आप इसको घर भेजेंगी, ये क्या करेंगी। तो अब वो थी कोई इम्पल्सिव उसकी अटैम्प्ट थी, कोई उसकी इंटेंशनल नहीं थी, फर्स्ट अटैम्प्ट थी, लो टू मॉडरेट रिस्क था जो मैंने उससे सवालात पूछे उसमें। तो मैंने कहा सर मैं इसको घर भेज दूँगी, और लेकिन मैं इसको ओपीडी असेसमेंट के लिए, साइकोलॉजिकल असेसमेंट और वर्कअप के लिए और ट्रीटमेंट के लिए जो है मैं उसको अपने ओपीडी फॉलोअप में रखूँगी। एंड ही वॉज हैप्पी विद इट, मतलब है कि इस आंसर के साथ। जिन लोगों ने कहा ना कि हम एडमिट कर लेंगे, तो उसको उनको भी डांट पड़ी कि ये एडमिट हमने क्यों करना है, ये तो हायर रिस्क पेशेंट नहीं है उस तरह, क्योंकि उसमें थोड़ी पर्सनल इम्पल्सिविटी के पास पर्सनैलिटी थे। और जिन्होंने कहा कि जी हम बस घर भेज देंगे और ये नहीं बोला कि आगे हम उनको साइकेट्री में भी इंगेज करेंगे, तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें थी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप बताएं।
अच्छा, उसके बाद फिर था कि एक स्टेशन होता है चौथा, ओपीडी असेसमेंट या इन्फॉर्मेशनल केयर का स्टेशन होता है। अब जनाब ये जो स्टेशन था मेरा, मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशनल केयर का, ये शायद मेरा चाइल्ड का था, कंडक्ट डिसऑर्डर का था। और उसमें मैंने कहा कि जी आप इंफॉर्मेशनल केयर दें। तो इंफॉर्मेशनल केयर जो थी वो सारी उसमें देनी थी। टाइम बहुत शॉर्ट था, दिस वॉज माई फर्स्ट स्टेशन, मेरे तो बिल्कुल हवाइयाँ उड़ी हुई थी। और जब तक मुझे समझ में आई, क्योंकि मैंने चाइल्ड की कंडक्ट डिसऑर्डर की असेसमेंट की हुई थी, प्रैक्टिस की, असेसमेंट में ये चीज़ें पूछनी है, लेकिन इंफॉर्मेशनल केयर मैंने प्रैक्टिस नहीं की हुई थी समाउ। तो ऑटिज़म की मैंने दोनों चीज़ें प्रैक्टिस की हुई थी, एडीएचडी की मैंने दोनों चीज़ें प्रैक्टिस की हुई थी। तो खैर ओपीडी असेसमेंट में जो है ना, बेसिकली आपने जो है, अच्छा सॉरी, ये ओपीडी असेसमेंट का नहीं था, ये चाइल्ड का ही था सिनेरियो, इंफॉर्मेशन केयर वाला था। तो ये कंडक्ट डिसऑर्डर के हमने जो है ना वो दे रही थी। तो चाइल्ड के जितने भी स्टेशन है ना, इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने चाइल्ड, जितनी भी चाइल्ड है ना, उसमें स्कूल रिफ्यूज़ल भी आ सकता है, उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी भी आ सकती है, उसमें जो है ना कंडक्ट डिसऑर्डर भी आ सकता है, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर आ सकता है, उसमें क्या नाम है, एडीएचडी, एएसटी, कुछ भी डिसऑर्डर आ सकता है। और उस डिसऑर्डर की या असेसमेंट आ जाएगी या इंफॉर्मेशनल केयर आ जाएगी, कि आप जो सा अटेंडेंट को समझाएं कि ये डिसऑर्डर क्यों है, क्या है, क्यों है, और कैसे इसका क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, उन ट्रीटमेंट्स में क्या क्या होता है। और उसके बाद उनसे फिर उनको मतलब है कि आप समराइज़ करें और फिर उस तरह करें। और 3 मिनट के 4 मिनट के हिसाब से आपने ना, आपका पहले ही माइंड बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मैंने क्या, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, आपके दिमाग से ऑटोमेटिकली निकल रही हो, वहाँ बनाने का टाइम नहीं होता। 3-4 मिनट होते हैं, मैंने बताया ना, प्रैक्टिकली 3-4 मिनट होते हैं। तो उस 3-4 मिनट में आप जो है ना, क्रिएटिविटी तो खैर बिल्कुल नहीं होती। टॉक्स के दौरान लिटरली मैंने ये फील किया कि मैं इतनी एंक्शियस थी कि मेरी अटेंशन जो थी ना वो बिल्कुल नैरो हुई थी, इतनी, जो मुझे बात याद आ रही थी दिमाग से रिफ्लेक्स लेवल पे हो रही थी, वो हो रही थी, जो प्रैक्टिस की हुई थी वो हो रहा था। क्रिएटिविटी का मादा जो है ना वो इतना हुआ हुआ था बिल्कुल, ठीक है। और कोई बात, कोई भी जो होता है ना, एक होता है कि इंसान, फॉर एग्जांपल मुझे अच्छा, फिर एक सिनेरियो आया लीश ना हैंड सिंड्रोम पे, कि हैंड रिंगिंग मूवमेंट्स हैं, और जो है पेशेंट जो है उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो और वो लिप बाइटिंग और फिंगर बाइटिंग है बहुत ज़्यादा, तो दैट वाज द क्यू कि लीश नाइन सिंड्रोम है। उसके उन्होंने पूछी हुई थी डीडीज बताएं, एग्जामिनर बैठी हुई थी और वो डीडीज पूछ रही थी आपसे, और दूसरा पूछ रही थी कि इसमें आप वर्कअप क्या करेंगे, फर्दर क्या असेसमेंट करेंगे। अब लीज नाइन कब पड़ा, तो ये भी एक चाइल्ड का ही सिनेरियो था। अब आई डोंट नो ये ओपीडी असेसमेंट के खाते में आएगा या चाइल्ड के खाते में आएगा, लेकिन ये भी एक सिनेरियो था। तो जो है ना उसमें वो पूछ रही थी कि जी आप डिफरेंशियल्स बताएं। अब हैंड रिंगिंग मूवमेंट से मेरे रेड सिंड्रोम मेरे जहन में नहीं आ रहा था उस वक्त, मैंने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का नाम लिया। तो अटेंशन इतनी नैरो हुई थी कि ज़रा सा जहाँ सोचना पड़ा था ना, वहाँ मैं बस छोड़ी जा रही थी, मतलब छोड़ रही थी उसको कि मुझे नहीं आ रहा है इस वक्त जहन में। और जहाँ मुझे थोड़ा सा जो है ना वो हो रहा था कि क्रिएटिविटी है या कुछ सोच रहे हैं उस तरह से, तो मैं नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे। तो जो रिफ्लेक्स लेवल पे था ना, जिसकी प्रैक्टिस की हुई थी, ठीक है, वही था, और जहन में वही चीज़ें उसी तरह आ रही थी जिस तरह आपने प्रैक्टिस की हुई थी। अदरवाइज़ कुछ जहन में नहीं आ रहा था, क्योंकि टोक्स आपका पहला दिन होता है, आप बहुत एंक्शस होते हैं। लॉन्ग केस तक फिर भी आप थोड़े से काम हो जाते हैं, हम एक दफ़ा गुजर चुके होते हैं उस सारी चीज़ में से। लेकिन टोक्स वाले दिन आप बहुत एंक्शस होते हैं, तो इसकी बड़ी दबा के प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है, कि अब मैं ये सिनेरियो होगा तो क्या। और मैं बता दूं, चाहे जितना भी कोई अपनी एंग्जाइटी कवर कर लेना, वो अपनी प्रेपरेशन का 60 to 70% ही परफॉर्म करता है, गिवन ऑल द फैक्टर्स। जो आपको एग्ज़ाम का फोबिया, आपके एग्जामिनर की स्क्रूटनी का डर, एग्जामिनर्स कुछ होते ही थोड़े थोड़े खड़ूस होते हैं, दो, एक दो एग्जामिनर ऐसे होते हैं बीच में, ज़्यादातर कोऑपरेटिव होते हैं, अच्छा आपको काम कर रहे होते हैं, सारा हेल्प आउट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ एक दो होते हैं इस तरह के भी। तो इन चीज़ों के स्ट्रेस इतना होता है कि आपकी अटेंशन नैरो हो जाती है, और उधर कोई आप ज़रा आपका कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा होता। और अगर आप बहुत भी आपने अच्छी एंग्जाइटी कंट्रोल की है ना, फिर भी आप अपनी प्रिपरेशन का 80 to 90% ही परफॉर्म करते हैं, इस 100% आप कभी भी परफॉर्म नहीं करते। जब आप एक एग्ज़ाम सिनेरियो में नहीं बैठे हुए, ठीक है, और मैं जब प्रैक्टिस कर रही होती थी, उस वक्त मैं बड़ा टकाटक बोल रही होती थी, मैं बड़ा अच्छा जो सोच रही होती थी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी कर लूँगी, वो भी कर लूँगी, बड़ी रवानी फ्लुएंटली मैं बोल रही होती थी। लेकिन एग्ज़ाम एग्ज़ाम में ऐसे आपकी जुबान पकड़ी जाती है बिल्कुल,
ठीक है, और आपका दिमाग बिल्कुल जो है ना वो शल हुआ हुआ होता है और आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है, आपने प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ पर आपने निकल जाना है। एग्जामिनर को नज़र, अच्छा एग्जामिनर हेल्प भी कर रहे होते हैं, उसको नज़र आ रहा होता है कि आप किस पैनिक मोड में, तो वो जहाँ आप जब चीज़ें मिस कर देते हैं तो एग्जामिनर की की में लिखी हुई है, तो वो आपको कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट करते हैं, फिर आपको याद आ जाती है, फिर आप बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ आते ही कुछ नहीं है या बिल्कुल ही मतलब वो पूछ भी रहा है फिर भी आपको नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ना फिर प्रिपरेशन में मसला है। तो लेकिन अगर आप, जहाँ तक एंग्जाइटी की बात है, एग्जामिनर जो है ना कुछ आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। आगे बल्कि मैं एक सिनेरियो बताऊंगी, उसमें तो एग्जामिनर बेचारे ने कुछ ज़्यादा ही हेल्प कर दी। सो ओपीडी असेसमेंट का चौथा स्टेशन हो गया, ठीक है। पांचवा स्टेशन, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, और इसको इस तरह से तैयार करें। फिफ्थ स्टेशन जो है ना वो होता है न्यूरो इन्वेस्टिगेशंस का, ठीक है, जिसमें न्यूरो इमेजिंग आ जाती है। इसमें सीटी स्कैन, एमआरआई, इवन पेट आया था एक दफ़ा, वो करना है। उसके अलावा ईईजी आ सकती है, उसके अलावा फंडोस्कोपी आ सकती है। फंडोस्कोपी की फाइंडिंग्स आ सकती हैं, वो एक उन्होंने ना पिक्चर लगाई हुई होती है कि ये फंडोस्कोपिक फाइंडिंग्स हैं, तो ये बताएं कि क्या है और क्या डायग्नोसिस हो सकता है, तो वो उन्होंने दिया हुआ होता है। तो बेसिकली सीटी, एमआरआई, पेट ये ज़्यादा होता है, और उसमें बेसिकली आपको क्या क्या आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये मोडालिटीज़ क्या कैसे काम करती हैं, ठीक है, सीटी, एमआरआई, पेट ये कैसे काम करता है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इसके कौन कौन से सीक्वेंसेस होते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है इसकी, साइकेट्री में इसका यूजेज क्या है, ठीक है, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और फिर आपको जो सा है ईईजी में ऑब्वियसली आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। फिर आप वो जो चीज़ें वो आपने लिखा होता है, जो सारी सॉरी फाइंडिंग्स होती है ना, वो आपको पढ़ पढ़ के सुनानी आनी चाहिए कि ये जैसा किस तरह। और ये जब मैं जो कह रही हूँ ना कि टोक स्टेशन हमने तैयार करने, वो कोई एक बंदा जो है ना वो इस तरह से तैयार कर ले कि एक टेम्पलेट तैयार कर ले कि सीटी स्कैन, क्योंकि मैंने जैसे बताया क्रिएटिविटी का कोई टाइम नहीं है, आप रटे रटाए जुमले आपके जहन से निकल रहे होंगे कि सर दिस इज़ अ सीटी स्कैन ऑफ मिस्टर सो एंड सो एजेड दिस, ठीक है, एंड आई कैन विद कंट्रास्ट विदाउट कंट्रास्ट है। और फिर आप शुरू हो जाते हैं कि जी आई कैन सी द लीजन, लीजन अगर सीटी है तो हाइपोटेंस है, हाइपरटेंस है, अगर एमआरआई है तो हाइपर इंटेंस है या हाइपो इंटेंस है, और इसका एक्सटेंट यहाँ तक है, और इसमें मैस फैक्ट है या मिड लाइन शिफ्ट है, और इसके साथ साथ ये स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है, ठीक है, और ये चीज़ बोनी स्ट्रक्चर नॉर्मल है, ये चीज़ नॉर्मल है, ये चीज़ नॉर्मल है, तो वो सारी चीज़ें आपने इस तरह से सीक्वेंस बोलना होता है, इसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसी तरह ईईजी जो है वो भी आप बताते हैं, उसके बाद फिर आपसे डीडी पूछते हैं कि ये है तो अब आपकी डीडीज़ क्या है इस सारी चीज़ में, ठीक है। इसी तरह फंडों को भी आप इसी तरह बताएंगे कि इसमें ये चीज़ें हैं, तो इन सारी की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, कि स्टेशन किया या आपका अगर तैयार हो तो फिर वो डीडीज़ पूछेंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि फर्दर हम क्या इन्वेस्टिगेशन है, तो वो उसी से रिलेटेड आपका सारा वाइवा भी वो लेते हैं 1-2 मिनट में, ठीक हो गया। मुझसे जो सा जो उन्होंने पूछा था, एमआरआई स्कैन हमारा आया था और उसमें एसओएल ब्रेन था, और उन्होंने पूछा था कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं और ये कौन कौन से सीक्वेंसेस हैं इसमें, तो वो मुझे नहीं आता था कि सीक्वेंसेस कोरोनल है, ट्रांसफर सोर्स वगैरह जेन में भी नहीं आ रहा था। तो ये आ रहा था कि सैजिटल होता है और ट्रांसफर्स होता है और क्रॉस सेक्शन, इस तरह कुछ जेन में आ रहा था, बस वही मैं बोली जा रही थी, बट आई नो कि वो मैंने गलत बोला था। और उसके अलावा फिर उन्होंने पूछा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं और इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी इस पेशेंट में, क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं क्लिनिकली, तो दिस इज़ व्हाट दे वर आस्किंग। तो ये हो गया न्यूरो का स्टेशन, ये स्टेशन नंबर 5 है। फिर स्टेशन नंबर 6 है, दैट इज़ अबाउट फिजिकल ट्रीटमेंट्स। अब ये है चैप्टर आई थिंक 25 है क्या, कौन सा, ड्रग्स और फिजिकल ट्रीटमेंट्स। उसमें इन्होंने सिनेरियो किस तरह बनाया हुआ था कि नॉट जस्ट फिजिकल ट्रीटमेंट्स, उन्होंने उसमें कम्युनिटी एस्पेक्ट भी कवर किया हुआ था कि जी एक ये वो वाला पोर्शन है जिसमें ईसीटी आती है, आरटीएमएस आता है, ट्रांसक्रेनियल जो है डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन, ब्राइट लाइट थेरेपी, डीबीएस, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, साइकोसर्जरी, ये इसमें से कुछ भी आ सकता है, और हमारे केस में सब कुछ आया हुआ था, ठीक है। सिनेरियो इस तरह से बनाया हुआ था कि एक हेल्थ मिनिस्टर है और उसको आपने न्यूअर फिजिकल ट्रीटमेंट्स जो हैं उसके बारे में फंडिंग के हवाले से आपने बात करनी है। और अब मैंने फिर इस्लाम दुआ के बाद शुरू किया जी कि आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, मैं ये हूँ, ठीक है, और हमारे मुल्क में ईसीटीज़ वगैरह यूज़ होती है, लेकिन अब न्यूअर भी चीज़ें आ गई हैं दुनिया में, नए नए ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, तो अब इन ट्रीटमेंट्स के हवाले से जो है ना हमें भी अपने मुल्क में शुरू करना चाहिए। फिर मुझे कुछ प्रैक्टिकल बातें पता थी इसके हवाले से ना कि आरटीएमएस क्या कैसा है और टीडीसीएस कैसा है,
तो मैंने उसी के बुनियाद में ना हेल्थ मिनिस्टर से जैसे आप बात करेंगे कि सर ये ट्रीटमेंट इन इन बीमारियों में यूज़ हो सकता है या इसकी ये एफिकेसी है, फिर उन्होंने मुझसे पूछा, एग्जामिनर खुद बने हुए थे, और मुझसे पूछा कि इनका एडवांटेज क्या है ईसीटी के ऊपर ना, तो क्या है इनका फ़ायदा है। तो फिर मैंने उनको बताया कि सर इनमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आरटीएमएस टीडीसीएस इन सारी चीज़ों का नाम लिया, वेगल नर्व स्टिमुलेशन का नाम लिया, तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग, डीबीएस का नाम लिया मैंने। ठीक है, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर ये जो आरटीएमएस और टीडीसीएस है वेगल नर्व स्टिमुलेशन, इसके लिए आपको एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, आई थिंक उसके लिए वेगल नर्व स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन सीजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेशेंट के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट उस तरह से नहीं होती। तो ये मैं सारी प्रैक्टिकल बातें करी थी। बट टीसीएस का मैंने ये भी बताया कि ये एक सस्ता इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो ये भी एक प्रैक्टिकल पॉइंट था, तो ही वॉज रियली हैप्पी कि मुझे ये बताया बात। तो मुझे प्रैक्टिकल बातें भी पता होना, आपको ईसीटी और फिज़िकल ट्रीटमेंट्स के हवाले से आपको स्टडीज़ भी पता होना, क्योंकि अब उनके जो है रिसेंट एडवांसेस क्या है, इन ट्रीटमेंट्स की एफिकेसी क्या है, ईसीटी से कंपैरेटिवली इनकी एफिकेसी क्या है, इनके डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इन फिजिकल ट्रीटमेंट्स के हवाले से पता होनी चाहिए। तो ये स्टेशन आपका इस तरह से तैयार होगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके अलावा आपको इसका, अब देखिए इन्होंने कम्युनिटी एस्पेक्ट करके बनाया है स्टेशन को ना, ये फोरेंसिक भी बना सकते थे, लाइक फॉर एग्जांपल ये बता सकते थे कि साइको सर्जरी वगैरह ये एक अब स्पेशलाइज ट्रीटमेंट में आता है, और मेंटल हेल्थ का जो सेक्शन आई थिंक 57 है, 56 है, 57 है, उसमें ये मेंशन है साइको सर्जरी, कि ये साइको सर्जरी किस तरह होगी, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारे लॉ में ना, कौन डिसाइड करता है साइको सर्जरीज और इस तरह, तो ये उस तरह भी बना सकते हैं इसको। तो स्टेशन जो थे ना वो इतने पार्ट टू के इस तरह सिंपल नहीं थे कि आप फिजिकल ट्रीटमेंट है तो एग्जामिनर जो है वो सीधा सीधा फिजिकल ट्रीटमेंट भी सवाल किया जा रहा है, वो उसके और एस्पेक्ट्स भी निकाल रहे थे। दिस इज़ व्हाट आई नोटिस्ड एज अ कॉमन थीम इन टॉक्स के, वो उसका फोरेंसिक एस्पेक्ट भी पूछ रहे हैं आपसे, वो उसका कम्युनिटी एस्पेक्ट पूछ रहे हैं, वो उसकी प्रैक्टिकल बातें आपसे पूछ रहे हैं, ये प्रैक्टिकली क्या होगा, उन्होंने आपको कंसल्टेंट बनाना है, तो वो उस हिसाब से आपसे वाइवा करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा एक स्टेशन था न्यूरोलॉजी, फिर सेवन्थ स्टेशन होता है न्यूरोलॉजी का। अच्छा जी, न्यूरोलॉजी का जो स्टेशन होता है उसमें डिमेंशिया आ सकता है। ठीक है, उसमें जो सा ना न्यूरोलॉजी का कोई सिनेरियो होगा, जैसे अब एक में आया हुआ था एनएमडीए एनकेफ्लाइटिस का आया हुआ था, के हवाले से आया हुआ था। हमारा क्या था, हमारा था कि ये एक पेशेंट है पार्किंसंस का, इसके एलिसिट करें आप नॉन मोटर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज़। ठीक है, और इसमें जो था ना वो क्या था जी, कि नॉन मोटर साइंस एंड सिम्टम्स क्या थे भला उसके। अब उधर बैठ के हम सोच रहे हैं कि ये, मैंने फिर साइकेट्रिक उससे पूछ लिए, ठीक है, डिप्रेशन, साइकोसिस, एक एक दो दो सवाल, मूड का पूछ लिया, साइकोसिस का मैंने विजुअल हेलुसिनेशंस और जो परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स होते हैं वो पूछ लिए जल्दी से। ठीक है, फिर मैंने उसे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के हवाले से पूछा, क्योंकि डिलेरियम डिमेंशिया हो सकता है पेशेंट्स में, तो कॉग्निटिव वो सारी आपने बैटरी कर ली। ठीक है, फिर आपने तीसरा ये काम किया, नॉन मोटर साइंस होते हैं क्या बेसिकली, जो नॉन साइकेट्रिक, और वो है स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं इसमें, रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर होता है, स्लीप अटैक्स होते हैं, एक्सेसिव सोमनेलेंस होती है। ठीक है, और कहीं कहीं जो है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, ठीक है, वो हो सकता है। फिर उसके बाद इम्पल्सिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इनमें, के इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, जिसमें सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, गैम्बलिंग आता है, वो इसमें आगे सेक्शुअल डिसफंक्शन आता है, ये नॉन मोटर थे फंक्शन बीच में, और साथ में कॉग्निटिव फंक्शंस थे। तो ये स्टेशन था हमारा न्यूरोलॉजी का। तो ये जो आपका वो चैप्टर 14 है, यू हैव टू स्टडी इट अगेन। ठीक है, उसमें न्यूरो सारी आपने कवर करनी है दोबारा से, तो ये आ सकती है। ठीक है, और अगर एनएमडी होता तो फिर वो उस हिसाब से सिनेरियो होना था सारा कि जी एंटी एनएमडी एनालिसिस में इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे, एसएस कैसे करेंगे, डीटीज क्या होंगी, तो वो उस हिसाब से आपका वाइवा लेंगे और इस तरह से। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है फिर आ जाता है एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस। अच्छा जी, एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस जो है ना, उसमें आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है। ठीक है, पेशेंट को, हमें क्या सिनेरियो था जनाब, बाइपोलर की पेशेंट है, हैज़ डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स, ठीक है, करेंटली, और अब आप कैसे इसको मैनेज करेंगी अकॉर्डिंग टू एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस। ठीक है, और फिर उसमें उन्होंने मुझसे पेशेंट से बात करने को भी कहा। ठीक है, जिसमें मैंने पेशेंट की जो है ना बस मूड को सर्टेन किया, मैंने उसके साइकोटिक फीचर्स को सर्टेन किया थोड़ा बहुत। ठीक है, और उसके बाद एग्जामिनर ने 2-3 मिनट मेरे से वाइवा लिया। ठीक है, और उसमें उन्होंने पूछा जी कि क्या गाइडलाइंस है जी, फिर मैंने मॉड्सली और नाइस गाइडलाइंस का हवाला दिया कि डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स जो है उसके साथ जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है वो
है, ओlanzapine प्लस क्यूटायापिन है, और स्लैश जो सा क्यूटायापिन है मोनोथेरेपी, और उसके बाद में मैंने बताया कि जी सेकंड लाइन ये है ओlanzapine, और फिर थर्ड लाइन मोट्रेजीन, और इस तरह से। तो वो सारा हवाला दिया, फिर उनका इस पेशेंट को आप कैसे मैनेज करेंगी जी। तो फिर मैंने कहा कि मैं इस पेशेंट में, क्योंकि डिप्रेसिव सिम्टम्स भी हैं, साइकोटिक सिम्टम्स भी हैं, तो मैं इसमें लैंजापीन और फ्लॉक्सेटिन का कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगी। फिर उन्होंने कहा कि जी आप न्यूअर और क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। फिर मैं आप सोच रही हूँ और कौन से एंटीसाइकोटिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप फर्स्ट जनरेशन तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि उसमें थोड़ा डिप्रेसिव लो स्विंग्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं करते। तो फिर मैंने कहा कि अब पीछे रिस्पेरिडोन रहेगी, क्योंकि ओlanzapine की टाइपिन में बोल चुकी थी। देन आई रिमेंबर्ड कि लोरासिडोन, सेप्रासिडोन, एमिसल्प्राइड मैंने कहा। और फिर हमने कहा अब एरिपिप्राजोल देंगी, तो मैंने कहा नहीं दूंगी। तो ही वॉज हैप्पी, क्योंकि एरिपिप्राजोल जो है ना प्रैक्टिकली उसका एंटीसाइकोटिक इफेक्ट इतना अच्छा नहीं है, और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत उसके ज़्यादा हैं। तो इस तरह एक मेरा वाइवा हुआ एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस पर। ठीक है, इसमें जो है ना आपने बेसिकली आपको एक सिनेरियो दिया होता है, और उसमें आपने फिर सारा जो है ना तो हो सकता है आपको पेशेंट असेस भी करना पड़े, और फिर साथ एग्जामिनर को वाइवा भी देना पड़े कि एविडेंस बेस्ड में आपकी क्या क्या चीज़ें होंगी। अच्छा, फिर उसके बाद एक स्टेशन होता है नंबर 9 पे है फोरेंसिक्स। ठीक है, अब फोरेंसिक्स का जो स्टेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें आपने तैयार करनी होती हैं, इसमें भी पूरी एक लिस्ट है फोरेंसिक्स से जो आपने तैयार करनी है। इसमें आपको हो सकता है पेशेंट की मेंटल कैपेसिटी असेस करने को दी जा सके। ठीक है, उसके अलावा ये हो सकता है कि फिटनेस टू प्लीड गिल्टी, कि एक पेशेंट है मेंटली इल है, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम है, अब आप इसकी फिटनेस टू प्लीड गिल्टी जो है ना उसको असेस करें। ठीक है, तो इसके ऊपर सिनेरियो हो सकता है। फिर मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस भी किसी ना किसी तरह से वो इन्वॉल्व कर देते हैं, ज़रूर मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस से सवाल पूछते हैं कि उसका कौन से सेक्शन में ये क्या है वो क्या है। तो वो सारा आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में क्या है। ठीक है, वो डेफिनेटली आपसे पूछता है, मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस के बगैर गुजारा नहीं है आपका। जैसे मैंने बताया कि और सिनेरियोज में और टॉपिक्स में भी मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस को घुसा देते हैं बीच में, और फ्रेंजिक को घुसा देते हैं। तो वो आपको आना चाहिए, मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस आपको सारे सेक्शंस आने चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास एक वो मैंने ना एक वर्बल बनाया था इसका वॉइस नोट, वो 1 आवर का है। ठीक है, अगर वो आप सुने तो आपको उसको पढ़ के जल्दी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आई विल शेयर दैट इंशाल्लाह। लेकिन बाकी हमें सिनेरियोज उसमें बनाने पड़ेंगे। इसी तरह जो है ना किसी ने रिस्क असेसमेंट भी इसमें आ सकती है। फिर उसके से रिलेटेड लॉज आपसे पूछ लेंगे। अच्छा, हमारा क्या था, हमारा ये था कि एक पेशेंट है, उसकी जब से मतलब 1 महीने से वो बीमार है, और जो है उन्होंने भेजा है उसकी ओपिनियन केस के लिए, उसको भेजा है आपके पास। ठीक है, तो आप असेसमेंट करें इस पेशेंट की। तो मैंने उससे फिर पूछा उसकी मेंटल इलनेस के हवाले से, जो रिस्की बिहेवियर हो सकते थे, मतलब आप कितने अरसे से बीमार हैं, दवाई ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, क्या परसिक्यूटेड डिल्यूजन्स हैं, मूड है, थोड़ा सा डायग्नोसिस सर्टन करने की कोशिश की। दूसरा मैंने उससे ज़रा प्रैक्टिकल बातें पूछ ली कि आप जो है मतलब है कि काम पे आपकी लड़ाइयाँ वगैरह तो नहीं हुई, या आप काम पे दिन मिस तो नहीं किया आपने, या सुपरवाइज़र के साथ आपकी अनबन हुई हो, काम सही तरीके से ना कर सकते हो। तो जो प्रैक्टिकल बातें थी जो हम पूछते भी हैं जब हमारे पास फिटनेस के लिए पेशेंट्स आते हैं। फिर उन्होंने मुझसे वाइवा वाइवा में ये पूछा, पेशेंट से मुझे 2 मिनट उन्होंने बात करने दी होगी। उसके बाद उन्होंने मुझसे वाइवा में पूछा कि और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको उस पेशेंट में, या और अब आप कैसे प्रोसीड करेंगे आगे। तो मैंने फिर मुझे था कि अब मैं क्या करूँगी। अच्छा, फिर उन्होंने थोड़ा सा क्लू दिया मुझे, तो फिर मुझे समझ आई कि वो कह रहे थे कि आप इन्फॉर्मेशन और किससे लेंगी। मैंने कहा कोलेटरल इन्फॉर्मेशन लूँगी फैमिली से। ठीक है, और उसके अलावा मैं इन्फॉर्मेशन लूँगी इनकी कोलीग से, वर्क प्लेस से। तो फिर उन्होंने कहा हाँ जी इसको कहते हैं जी वर्क प्लेस, पता नहीं इन्वेस्टिगेशन था या करके कुछ था। तो फिर उन्होंने कहा मेंटल हेल्थ अगर ये पेशेंट ना मतलब है विलफुली ना करना चाहे या एडमिट ना होना चाहे, तो फिर आप कौन सा सेक्शन है मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस का, तो और उसमें कितने डेज अलाउड है इसको रखना हमें ना वो बताया। फिर उन्होंने पूछा कि जी अगर पेशेंट आपको ये बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दे, कोई ना बहुत ही प्राइवेट इंटीमेट इन्फॉर्मेशन दे, तब आप क्या करेंगी। तो उसका आंसर ये था कि ये थर्ड पार्टी जो डिस्क्लोजर होता है इसमें, कि ये पेशेंट इसको मैं बता दूंगी पहले से कि आप जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे आई एम बाउंड टू रिवील टू द अदर पीपल ना, जो जिन्होंने आपको रेफरिंग अथॉरिटी है, मुझे उनको बताना होगा आपकी इन्फॉर्मेशन। तो मैंने इसी तरह बोल दिया था कि अगर इसकी इलनेस से या जो क्वेश्चन है जो उन्होंने पूछा हुआ है उससे रिलेटेड है ट्रीटमेंट से उसके हवाले से, तो मैं उनको बता दूंगी वो इन्फॉर्मेशन। तो वो थोड़ा सा ट्रिक कर रहे थे इस मामले में ना कि थर्ड पार्टी वो क्या होती है। तो इसके बारे में जो प्रैक्टिकल सिनेरियोज होते हैं फोरेंसिक्स के हवाले से,
वो स्टेशन में पूछे जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस से कोई माफ़ी नहीं है, वो ज़रूर करें। और क्वेश्चन है ना, जैसे अब कोई सेक्शुअल रिस्क ऑफेंस है, ठीक है, वायलेंस रिस्क ऑफेंस है, ठीक है, हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस का केस आ जाए, तो पेशेंट को असेस करना और उससे रिलेटेड सारा वाइवा देना जो है ना वो आपने देना होगा, ठीक है। ये स्टेशन ऐसे हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आप ये पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस जो है वो हमारा पास हुआ है कि नहीं, और कौन कौन से ऐसा मतलब है प्रोविंसेस के मेंटल हेल्थ एक्ट पास हुए हैं और किसके नहीं हुए और कब हुए हैं, तो ये भी आपको बताना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर चाइल्ड आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। फिर है ओल्ड एज साइकेट्री, ठीक है। ओल्ड एज साइकेट्री में डिमेंशिया या डिलेरियम ये हमें बताया गया था कि ये आता है, बट आई कांट रिमेंबर कि ओल्ड एज साइकेट्री में से कुछ आया हो, क्योंकि ना ही डिमेंशिया है और ना ही डिलीरियम आया है, आई थिंक सो। मुझे याद आया तो मैं बताती हूँ। उसके बाद साइकोमेट्रिक स्केल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन साइकोमेट्रिक स्केल ना हमें आया था और ना लास्ट टाइम आया था, सो आई एम नॉट श्योर कि इसकी क्या वैलिडिटी है। एनी हाउ, उसके बाद फिर एविडेंस बेस, अच्छा जी, फिर रिसर्च पे होता है। इससे सबकी जान जाती है। रिसर्च में बेसिकली एविडेंस बेस कोई आर्टिकल दिया होता है उन्होंने, वो आपको ना उतने से टाइम में कहते हैं कि ये आर्टिकल पढ़े और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करें। अब आपकी हवाई उड़ी होती है, आपके दिमाग में कुछ जा नहीं रहा होता है, एक 3 लाइन का सिनेरियो पढ़ना आपके लिए मुश्किल हुआ होता है। तो इस स्टेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए थी, मुझे इस स्टेशन को तैयार करने का मौका नहीं मिला था और मुझे बड़ी मुश्किल हुई, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ थी लेकिन मुझसे नहीं हो पा रही थी उस टाइम पे, क्योंकि ये स्टेशन मेरा तैयार नहीं था। सो उसमें ये था कि एब्स्ट्रैक्ट पूरा एक छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट था, बहुत बड़ा भी नहीं था, हाफ अ पेज का होगा। उसमें एब्स्ट्रैक्ट वो सारा सा मेथोडोलॉजी भी लिखी हुई थी, सारा कुछ लिखा हुआ था कि क्या किया क्या किया क्या किया, तो वो सारा था। उसमें एंड में पूछा हुआ था कि इस सिनेरियो में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। फिर उन्होंने पूछा हुआ था, वो वो पूछ रहे और वो बेचारे एग्जामिनर खुद ही पढ़ाई जा रहे थे कि ये क्या है। और इसमें पूछा उन्होंने कि इस सिनेरियो में उन्होंने ट्रीटमेंट एज़ यूजुअल क्यों किया। अगर उन्होंने सीबीटी करना था तो एक उनको करना चाहिए था कि सिनेरियो इस तरह से था कि डिसोसिएटिव फिट्स है, ठीक है, उसमें 2 ग्रुप्स हम देख रहे हैं, ठीक है, और एक को हमने सीबीटी प्लस ट्रीटमेंट एज़ यूजुअल दिया और एक को खाली हमने ट्रीटमेंट एज़ यूजुअल दिया और सीबीटी नहीं दी। तो उनमें हम आउटकम्स देख रहे हैं। फिर उन्होंने आउटकम्स के हवाले से पूछा कि इसमें प्राइमरी आउटकम क्या है, सेकेंडरी आउटकम क्या है। तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस स्टेशन की ना। मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, इस वजह से मुझे वहाँ कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या प्राइमरी है क्या सेकेंडरी है और क्या फंक्शनल आउटकम है और क्या नहीं है क्या है। और वो बेचारे खुद ही बता रहे थे, लकीली वो एग्जामिनर बहुत अच्छे थे, तो आई डोंट नो उन्होंने मार्क्स भी दिए या नहीं, लेकिन ये है कि वो खुद ही बता रहे थे सारा। और उसके बाद जो है ना उन्होंने फिर ये भी पूछा कि इसमें ट्रीटमेंट एज़ यूजुअल खाली उन्होंने सीबीटी और प्लेसिबो क्यों नहीं किया, मतलब मैंने तो उसमें कोई क्या इशू हो सकता है, मुझे नहीं समझ आ रही थी। मैंने कहा कि एथिकल इशू है इसमें ना, कि आपको अगर आप ट्रीटमेंट एज़ यूजुअल नहीं देंगे एक पेशेंट को तो वो तो वर्सन हो जाएगा ना, तो ट्रीटमेंट एज़ यूजुअल आपको देना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से तो ये एक बड़ी कॉमन सेंस बातें थी, ठीक है। आई होप कि हम इसका जो है ना एक अच्छा सा कर सकें। तो इसी तरह वो जो है सारा पूछते हैं कि आपका सिनेरियोज वो एक पूरा एब्स्ट्रैक्ट दिया होता है और उसके हवाले से तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है ना, बहुत एलेबरेट नहीं लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ना रिसर्च के हवाले से होनी चाहिए। स्टडीज़ तो क्या होती है, स्टडी डिज़ाइन कैसे होता है, सैम्पल कलेक्शन किस तरह करते हैं, रिजल्ट्स कैसे देखे जाते हैं, और थोड़ी बहुत मतलब है कि चीज़ें आपको ऊपर नीचे पता होनी चाहिए। सुना है कि फॉरेस्ट प्लॉट भी आ जाया करता है, फनल प्लॉट आ जाया करता है, ठीक है। इसकी इसकी जो है ना कैसे इनको असेस करते हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड तो आप वहाँ पे सही बोल लेते हैं, अगर प्रिपेयर्ड ना हो मेरी तरह तो फिर जो है ना आपको ठीक ठाक मसला हो सकता है, वहाँ आपको बैठे बैठे समझ नहीं आएगी कि क्या। हालांकि एग्जामिनर वॉज रियली रियली नाइस, शायद किसी को भी नहीं आ रहा था इसलिए वो हेल्प कर रहे थे, ले बट आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने उसमें कितने मार्क्स दिए होंगे मुझे। अच्छा जी, उसके बाद फिर आ गया कम्युनिटी सर्विसेज के हवाले से। तो अब ये आई एम नॉट श्योर कि ये सेपरेटली किस तरह से था, लेकिन ये थोड़ा कंबाइंड ही उन्होंने लिया है। अच्छा, फिर थेरेप्यूटिक्स का आ गया था। थेरेप्यूटिक्स जो है ना, इसमें क्या होता है, थेरेप्यूटिक्स में ना ये होता है कि ड्रग्स के हवाले से, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से वाइवा होता है। फॉर एग्जांपल हमारा क्लोज़ापीन के हवाले से था, तो क्लोज़ापीन के वो पूछ रहे थे कि क्या इसके, वही जो घिसी बातें होती हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है इसके लिए और क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं इसके, और अगर ये हो तो क्या करेंगे, ये हो तो क्या करेंगे।
तो उसके हवाले से वो, और वो मुझसे जो वाइवा हुआ वो दूसरे से फ़र्क ही हुआ, तीसरे से फ़र्क ही हुआ। तो वो डिफरेंट डिफरेंट बातें पूछ रहे थे सारों से। तो थेरेप्यूटिक्स के हवाले से ये होता है। इसमें ड्रग इंटरेक्शंस भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है, कि ये ड्रग ले रहा है और साथ ही ये ले रहा है तो क्या इंटरेक्शंस होंगे। उसमें आपको सारे फार्माकोकाइनेटिक्स पता होने चाहिए कि कौन सा ड्रग किस मतलब है कि साइटोक्रोम एंजाइम से जो है वो मेटाबोलाइज हो रहा है। आपको उसके साइड इफेक्ट्स पता होने चाहिए ड्रग्स के, उनकी मैनेजमेंट पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एंटीसाइकोटिक इंड्यूस्ड सेक्सुअल डिसफंक्शन है, अब आप कैसे मैनेज करेंगे पेशेंट को, सारा वो वाइवा आपसे लेंगे इस हवाले से, ठीक है। इसी तरह कोई उसके इंड्यूस्ड वेट गेन हो गया, ठीक है, तो उसके हवाले से वो आप सारा वाइब आपसे लेंगे, क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या क्या नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है जो आप करेंगे कर सकते हैं इस पेशेंट में। तो जैसे कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ये 15 स्टेशन होते हैं, ठीक है। कुछ बीच में थे, इनमें से कुछ जो है ना वो डिफरेंट भी थे। जैसे साइकोमेट्रिक स्केल्स मुझे नहीं याद पड़ा कि कोई है, और जो कम्युनिटी वाला मुझे क्लोजेस्ट याद आ रहा है ना, वो वही सिनेरियो था जो जिसमें उन्होंने फिजिकल ट्रीटमेंट्स पूछे थे सारे कि हेल्थ मिनिस्टर, ओ यस यस यस, नाउ आई रिमेंबर। कम्युनिटी वाला था साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, कि डिज़ास्टर हुआ है, ठीक है, और उसमें जो है ना साइकोलॉजिकल एक साइकोलॉजिस्ट है बहुत इंथुजियास्टिक सी, और आपने उसको बताना है कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड कैसे करते हैं। लो जनाब, तो वो बड़ा फंस गए। हाँ, बहुत लोग फंसे उसमें, मैं भी फंसी। मुझे तो याद ही नहीं था साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के स्टेप्स क्या होते हैं। तो अब वो सर खुद बने हुए थे साइकोलॉजिस्ट, और फिर उनको बताना था कि जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है, और इस तरह वो भी हम नहीं कर पाए, बहुत से लोग, मेरे में स्टार्टिंग में स्टेशन था। तो खैर वो फिर उन्होंने हेल्प आउट किया, उन्होंने कहा कि आप एटलीस्ट ये तो बोल दो, इंट्रोड्यूस तो करा दो, समझ, थैंक यू तो कर दो। मैं कहा ओ सर, आई डिडंट नो कि आप हैं साइकोलॉजिस्ट। तो वो फिर मैंने ऐसे किया, और फिर मैंने उनको थोड़े बहुत जो स्टेप्स मुझे याद आ रहे थे साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के, वो मैंने बोले। और उसमें उन्होंने कहा कि जी आपने क्या क्या करेंगी, प्रैक्टिकल बातें बताएं, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड कैसे करते हैं। तो उस हवाले से वो कम्युनिटी का शायद वो सिनेरियो था। एंड व्हाट एल्स डिड आई मिस, ओल्ड एज साइकेट्री, डिमेंशिया। ओल्ड एज साइकेट्री मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि और कोई ऐसा स्टेशन हो। लेट मी चेक फॉर दिस। ओके, मेरे जहन में आया तो मैं फिर दोबारा से पोस्ट कर दूँगी। सो बेसिकली ये है कि यू कैन सी इन सारे टोक स्टेशन से कि बेसिकली किस तरह के टॉक्स होते हैं, क्या क्या होता है उसमें, ठीक है, और किस तरह की तैयारी करी है, थ्योरी में क्या क्या चीज़, क्या कौन से स्टेशन के लिए आपको किस तरह थ्योरी पढ़नी पड़ी है। थ्योरी पढ़े बगैर आप टॉक्स नहीं दे सकते। और फिर प्रैक्टिस का क्या लेवल है, मतलब इसमें जो है ना अच्छी बात ये है कि आपको पहले से पता है कि अच्छा जी फोरेंसिक में ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, और कम्युनिटी में ऐसे ऐसे पूछेंगे, और CT MRI का ऐसे पूछेंगे, तो ये आप ना बड़े याद कर सकते हो। इस तरह फिजिकल ट्रीटमेंट्स है, वो आप हर सिनेरियो अपने आप को देख के खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हो, कि 3-4 मिनट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि मैंने किस किस तरह से करने। और अपने एग्ज़ाम की किट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, और आप फ़ौरन करें, कोई ना कोई सब्जेक्ट, बेशक मॉक सब्जेक्ट ले लें, उसके ऊपर करें, ठीक है। तो ये आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं उस वक़्त में अपनी नर्व्स कंट्रोल करना, सिनेरियो को समझना। कुछ एग्जामिनर सही तरीके से पूछ भी नहीं रहे होते, कुछ सिनेरियोज ही इतने कंफ्यूजिंग होते हैं। अच्छा सॉरी, मुझे याद आया, एक और साइकोमेट्री का स्केल था, का स्टेशन था, विच वॉज अबाउट EMDR। तो वो EMDR के स्टेप्स पूछ रहे थे कि ये पेशेंट है, इसको आप साइकोलॉजी का, आई थिंक वही था, साइकोमेट्रिक स्केल नहीं था, लेकिन साइकोलॉजी का हमारा था एक सिनेरियो, कि ये पेशेंट है मतलब PTSD का, और ये कोई ड्रग ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता, तो आप इसको काउंसल करें। कि ये फिर मैं काउंसल करने से वाले से वो शायद बहुत लोगों ने गलत किया, तो सर जो है ना मेरे तक तो सर कह रहे थे कि आपने इसको 2 साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स बताने हैं, उसको कन्विंस करना है कि ये ट्रीटमेंट आपके लिए सही है। तो मैंने कहा अच्छा जी EMDR और ट्रॉमा फोकस CBT मैंने बता दिया उसको। अब वो शुरू हो गया, EMDR में क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, उसमें किस फेज़ में क्या करते हैं, उसकी प्रोग्रेस कैसे मॉनिटर करते हैं, कौन सा स्केल होता है जैसे प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं। तो किसी को नहीं आ रहा था ये। तो वो जो है ना वो सारा पूछे थे, और फिर एंड में वो ये पूछ रहे थे कि आप करेंगी ये पेशेंट आपके पास आ जाता है और कहता है कि आप करें इसको, EMDR आपसे ही करवाना है मैंने, तो आप करेंगी, और मैंने कह दिया करूँगी। लेकिन मैं इस तरह से सोच रही थी कि वो कन्विंस हो गया, तो वो कह रहा है कि मैं करूँ, तो मैंने कहा कर दूँगी, बट ही वॉज
डिस्कस्टेड। ही सेड कि आपको करना नहीं आता तो आपने क्यों कहा कि मैं करूँगी, आपको कहना चाहिए था कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास उसको भेजूँगी, वो करेगी। सो या ये हमारे टॉक्स थे। तो थ्योरी आपको डेफिनेटली पढ़नी पड़ती है, बल्कि थ्योरी से हो सकता है बियॉन्ड आपको बहुत सी चीज़ें चेक करनी पड़े, ठीक है। और इस तरह से इसकी तैयारी होती है। हर एक स्टेशन की आपने जैसे तैयारी करनी है, आपको 1 से 2 दिन हर स्टेशन तैयार करने में लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए आई वुड अर्ज यू कि डू नॉट वेस्ट टाइम थेरी और क्लिनिकल के बीच में। अगर खुदा ना खास्ता आपको थेरी नहीं भी क्लियर होता ना, तो मैं ये भी कहूँगी कि रेस्ट ज़रूर करें। पहला हफ्ता ज़रूर रेस्ट कर लें। 2 महीने आपके पास है, उसमें आप एक हफ्ता रेस्ट भी ना करें, बुरी बात है। आप ज़रूर रेस्ट करें, लेकिन अब अपने गियर शिफ्ट करें उस टाइम में। बिल्कुल रिलैक्स ना हो, थोड़ा रिलैक्स हूँ, बेशक वेकेशन कर रहे हैं जो कुछ भी, लेकिन अपने आप को एक फॉर्म में रखे कि मैंने पढ़ना है, और जल्दी तैयारी शुरू करें। क्योंकि हर एक टॉक स्टेशन की तैयारी में भी आपको 1 दिन एटलीस्ट मिनिमम लगता है। अब मैं आपको जैसे बता रही हूँ फोरेंसिक का MHO, तो मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस अगर आप पहली दफ़ा पढ़ें, आपको पढ़ने में ही जो है 4 घंटे लगेंगे, उसको समझने में ही। फिर आप उसको कोई 4-5 दफ़ा रिवाइज करेंगे, तब आपको सेक्शंस उसके याद होंगे कि ये सेक्शन किस चीज़ का है, वो सेक्शन किस चीज़ का। और जिस तरह वो आपसे पूछ रहे होते हैं कि इस चीज़ का कौन सा सेक्शन, उस चीज़ का कौन सा सेक्शन है, तो वो तो आपसे पूछ रहे होते हैं। 1-2 MCQ से मुझे याद पड़ा है कि इसके आए थे थ्योरी में, MHO के। तो ये भी आना है। फिर उसके बाद अब न्यूरो आपको किस तरह रिवाइज करनी पड़ी है, फिजिकल ट्रीटमेंट्स के लिए किस तरह आपको रिफ्लेक्सेस बिल्ड करने पड़े हैं। तो इस हिसाब से आप देखें कि आपको कितना प्रैक्टिकली कितना टाइम लगेगा। इस 1 से 2 दिन आपको हर स्टेशन को तैयार करने में लगेंगे, ठीक है। हो सकता है इससे भी ज़्यादा लगे, तो उस हिसाब से तैयारी शुरू करें जल्दी, ठीक है। और उस हिसाब से तैयारी जो है अपने जहन में रखें कि मैंने इस तरह से करनी है। ये जब होता है ना कि आखिरी 2 हफ्ते में लोगों को एकदम होश आता है कि ओ माय गॉड, हमने क्लिनिकल की तैयारी करनी है। और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, वाकई आखिरी 2 हफ्ते में ही लोग जागते हैं। लोग सो जाते हैं थ्योरी के बाद, रिजल्ट आने के बाद ना सो जाते हैं। और उसमें जब आपने टॉक्स भी करने हो, उसमें जब आपने लॉन्ग केस भी करना हो, तो वो फिर हाथ पाँव फुला देते हैं बंदे के कि और मैंने अब थ्योरी भी करनी है, मैंने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, मैंने हॉस्पिटल भी जाना है, मैंने जो सारा, दैट्स वेयर पीपल फेल। फिर तैयारी नहीं होती उस तरह से। तो वो फिर इंसान बस फिर एंड पे इस भी आ जाता है कि बस अल्लाह तवक्कुल है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इसलिए इसलिए बहुत से लोग जो है ना वो फिर इसको कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो लंबी होगी है, बट आई रियली नीडेड टू टेल यू कि इसमें क्या क्या कैसे सिनेरियोज आए थे, और प्रैक्टिकली वहाँ पे क्या हो रहा था, और प्रेपरेशन आपको किस तरह करनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर टॉक्स। अब नेक्स्ट वीडियोस में शॉर्ट केस और लॉन्ग केस की बनाऊंगी।